नमस्कार साथियों। 5 लाख करोड़ ये रकम कोई छोटी नहीं है और यह रकम इस भारत देश के बजट के लिहाज से या फिर भारत देश के भीतर कॉरपोरेट या फिर सरकार के रईसी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन 5 लाख करोड़ रुपए अगर किसी एक व्यक्ति एक आदमी के इमेज को बनाने में खर्च कर दिया जाए, वह भी महज 4.5 साल के भीतर यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से इस भारत देश के भीतर जो भी प्रोजेक्ट्स प्रचार के तहत आपने तमाम मंत्रालयों के देखे, इस भारत देश के भीतर पत्रकार को दिए जाने वाले पैसे को देखा, इस भारत देश में सरकारी संस्थानों के जरिए अलग अलग जगहों पर सड़क किनारे हो या फिर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी स्क्रीन हो, वहां पर चाहे जितने भी विज्ञापन दौड़ रहे हो, उन सारे ने एक तस्वीर बहुत बार बार उन सब में नजर आएंगे। वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के, यानी जिस व्यक्ति को लेकर के, उसकी छवि को लेकर के, उसकी इमेज को लेकर के तरीके से बीते 4.5 वर्षों के भीतर गढ़ा गया, बनाया गया। हालांकि ये परिस्थिति 2014 से ही शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन उस दौर को जरा ध्यान दीजिएगा तो बाकायदा रोक लगाई गई थी कि कोई मुख्यमंत्री विज्ञापन नहीं देंगे, अगर कोई देगा तो उसका चेहरा उसके ऊपर चस्पा नहीं होगा। यानी किसी भी मंत्रालय के किसी भी मंत्री का चेहरा किसी भी विज्ञापन के भीतर नहीं आएगा। सिर्फ एक ही चेहरा होगा, वह चेहरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी के जरिए, इमेज के जरिए पहले दिन से यह सोच बरकरार रहा कि इस देश के सामने कौन सी छवि प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये इमेज बहुत ही मानवीयतापूर्ण होनी चाहिए। इस छवि के भीतर कहीं कोई करप्शन का दाग नहीं होना चाहिए। ये छवि जमीन से जुड़े हुए मुद्दों से लेकर के सरकार की लाभार्थी योजना, कल्याणकारी योजनाओं को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताए, इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी इस भारत देश के भीतर में एक ऐसी छवि गढ़ी गई जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते चले गए, जो टैक्स पेयर का पैसा था, जो इस देश का पैसा था। लेकिन कुछ समय के लिए जरा उसको भी नजरअंदाज कर दीजिए। आप एक पल के लिए देखिए कि एक व्यक्ति की एक छवि को गढ़ने के लिए इस देश की राजनीति को साधना और सत्ता में बरकरार खुद को रखना, और ये सब करते हुए अपने ही पार्टी के भीतर से कद्दावर नेताओं को दरकिनार धीरे धीरे करना हो, मंत्रियों को कोई पूछे ने ऐसे हालात पैदा कर देना, और अपने तरीके से तमाम स्वायत्त संस्थानों के भीतर भी नियुक्तियां करते करते परिस्थिति इस देश के भीतर चुनाव आयुक्त की यानी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का अधिकार भी अपने हाथ में ले लेना हो, एक ऐसी छवि गढ़ दी गई। फिर सवाल होता है कि क्या सच में इस व्यक्ति यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि जहां पर बिगड़ेगा और जहां भी यह संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री ने अपनी इमेज जो बनाई है उस इमेज के ऊपर कोई आंच आ रही है, तो एक ही पल में प्रधानमंत्री खुद को बदल देंगे? क्या यह वही परिस्थिति है जिसके भीतर देश के महिला पहलवानों ने जब सवाल किया तब तक प्रधानमंत्री की छवि पे आंच नहीं आई, जब तक संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बृजभूषण को लेकर के किया जा रहा था, आरोप जो भी उन पे लग रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर आंच नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही बात इस दिशा में आगे बढ़ी कि इस भारत देश की सरकार इस देश की महिला पहलवानों के मांगों को लेकर के आंख बंद कर चुकी है, और तो और वह जिस समुदाय विशेष से आती हैं उस समुदाय की विशेष की आवाज अगर संसद के भीतर अगर वाइस प्रेसिडेंट ने खुद को कह करके अगर उठाया, तो ऐसे में एक आम व्यक्ति भी उसी समुदाय से अगर आता हो, और वो आम कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय छवि और पदक प्राप्त करने वाली महिला पहलवान है, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी संदेश गया, देश के भीतर भी संदेश गया, उस सारे समुदाय विशेष के भीतर भी एक संदेश गया। यानी सामाजिक तौर पे भी सीधे उस छवि के ऊपर हमला जिस छवि को गढ़ करके बनाया गया। ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक पल के लिए जरा आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी की छवि के ऊपर तब कोई आंच नहीं आती है जब लोकसभा के 100 सांसदों को सीढ़ियों के ऊपर बैठा दिया जाता है और निलंबन मिल जाता है, निलंबित कर दिया जाता है संसद के भीतर से, और कड़े निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि अब आप यहाँ के गलियारे में भी घूम नहीं सकते हैं। इसका क्या असर होगा लोगों पर, ये जमीनी मुद्दा तो नहीं है,
तो इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र के खतरे के नारे हो या फिर संविधान संकट में हो, यह एक परसेप्शन की चीज है, यह एक नैरेटिव बनाने की चीज है। राजनीति साधनी है, यानी सियासत करनी है तो जमीनी मुद्दों के आसरे खड़ा होना। और इसका पहला असर किसान आंदोलन के समय नजर आया। यह आप ध्यान दीजिएगा, किसान आंदोलन के समय जब तक आंदोलन किसानों के एमएसपी को लेकर के या फिर 3 काले कानूनों को लेकर के मद्देनजर उसके चल रहा था आगे, तब तक प्रधानमंत्री जी चुप रहे। लेकिन जब ये बात निकल करके आने लगी कि 750 किसान मर चुके हैं और दुनिया भर की पत्रकारों के भीतर प्रधानमंत्री किसी खलनायक के तर्ज पे अलग अलग लेखों में दिखाए जा रहे थे, तो एक ही झटके में प्रधानमंत्री ने तीनों कानून को वापस ले लिया। इस समय में एक बात और समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के बात करते हैं वो मुद्दे सीधे सीधे प्रधानमंत्री की छवि के ऊपर अटैक करते हैं। वह छवि बहुत साफ तौर पे थी कि प्रधानमंत्री अपने आप में बेदाग हैं, करप्शन का कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं लगा है। लेकिन राहुल गांधी ने अडानी के मसले के जरिए, अडानी के सवाल के जरिए जिन मुद्दों को आज इस देश के भीतर कॉर्पोरेट और सत्ता के नेक्सस को उभार दिया और सीधे प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों का जिक्र किया, तो फिर जो कुछ पोस्टर संसद के भीतर दिखाया गया या जो भाषण राहुल गांधी ने संसद के भीतर दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार एक ही झटके में अंदर से डोल गई। उसको समझ ही नहीं आया कि अफरा तफरी में वो क्या करे, क्योंकि अटैक सीधा सीधा प्रधानमंत्री की उस छवि को लेकर के था जिस छवि को काफी मेहनत से बनाया गढ़ा गया और हमला वहीं पे किया जा रहा था। और उस समय को जरा याद कीजिएगा तो ईडी भी सक्रिय हो गई। राहुल गांधी को 5 दिनों तक हर दिन करीब 10 घंटे पूछताछ करती रही। क्यों ऐसा किया जा रहा था? और जिन आवाजों को उस दौर में मुद्दे के आसरे उठा रहे थे वह यह नहीं कह रहे थे कि मुझे संसद से बाहर कर दिया गया, यह भी उन्हें कह रहे थे कि मेरा सरकारी बंगला छीन लिया गया। वह साफ तौर पे अडानी का जिक्र कर रहे थे और अडानी के रिश्ते देश के प्रधानमंत्री से जोड़कर इकोनॉमिक ऑफेंस की आरोप लगा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हिडेनबर्ग का रिपोर्ट का असर विकसित देशों का बैंकों द्वारा अडानी की कंपनियों में निवेश को रोक दिया। इस सारे सिलसिलों को जरा समझेंगे तो एक इशू सामने, और इशू जब मुद्दे सामने होंगे तो चाहे वह सेल कंपनियों के हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर शेयर बाजार को डिगाना हो, चाहे भारत देश के भीतर में सरकार को कौड़ियों के मॉल सरकारी संपत्तियों को देना हो, ये तमाम परिस्थिति बहुत साफ तौर पे ये कहती है कि मुद्दे खास तौर पे अगर प्रधानमंत्री से जुड़े तो एक ही झटके में प्रधानमंत्री की समूची राजनीति यू टर्न लेने को तैयार हो जाती है, वह इंतजार भी नहीं करती। फिर जरा आप सोचिए कि जब इंतजार का सवाल कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन सुबह उठ गए और उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश में माफी मांग लिया, जिस तरीके से चुनाव के बाद WFI का जो चुनाव हुआ, रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के 48 घंटे के बाद एक ही झटके में खेल मंत्रालय सक्रिय हो गए और उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधित्व को ही अयोग्य करार दे दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद स्थिति बृजभूषण की इतनी बुरी हो गई, यानी जो बहस चली आ रही थी वो बहस बृजभूषण से जैसे शिफ्ट होकर के सरकार और सरकार के छवि के ऊपर आ गई, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने यू टर्न लेने में कोई कोताही नहीं बरती। शायद इसीलिए मुद्दा अगर पीएम मोदी तक अगर पहुंचता है तो उसके बाद राजनीति साधना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हो जाता है। और इस नजरिए से अगर आप देखें तो 3 बड़ी कमजोरी खुलेआम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की छवि सबसे ताकतवर नेता के तौर पे बनाया गया, गढ़ी गई। प्रधानमंत्री की छवि आरएसएस से ऊपर करके गढ़ा गया। प्रधानमंत्री ने उन तमाम कद्दावर नेताओं के जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर थे या फिर आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी एक नया पाठ यह कह करके पढ़ाया कि आपका राजधर्म जो है वह दरअसल सिर्फ मोदी सत्ता को बरकरार रखने का है। और शायद इस पूरे कतार को हाल के समय में भी आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना और उससे पहले संसदीय बोर्ड से गडकरी का बाहर जाना, वसुंधरा राजे को हाशिए पे ढकेल देना, ये तमाम सारी बातें जो है इस दिशा में आगे बढ़ती है। जो एक व्यक्ति की छवि इससे बन रही है,
इमेज तो तब बिगड़ती जब इनमें से कोई व्यक्ति दो शब्द भी कह पाता, कोई कहने की स्थिति में नहीं। फिर छवि तो गढ़ दी गई, और उस गढ़ने की परिस्थिति में कभी कभी प्रचार के पैसों से ज्यादा निर्णय मायने रखते हैं, और प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय के जरिए भी अपनी पूरी छवि को गढ़ा। तो 150 सांसद संसद से बाहर निकल जाए, सरकार पे कोई असर ना हो, और एक साक्षी मलिक अपने जूतों को उठाकर टेबल पे रखकर संन्यास का ऐलान कर दिया। एक पहलवान पद्मश्री लौटाने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय और घर के तरफ बढ़ने की कोशिश करे, पुलिस बीच में रोक दे, वह वही फुटपाथ पर उस सम्मान को रख करके आ जाए, तो जाहिर है दुनिया भर में यह सवाल उठता है, यह भारत देश के भीतर उस छवि को, उस इमेज को आहत करता है जिस छवि को बनाया गया, गढ़ा गया, लाखों करोड़ खर्च करके किया बनाया गया। उस खर्च करने के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए। क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिस दौर में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अब तक नहीं समझ पा रहा कि मुद्दों के आश्रय मात दी जा सकती है, राजनीति यानी सियासत के आश्रय मात नहीं दी जा सकती है। लेकिन इंडिया अगर राजनीति में अगर उलझा हुआ है, अभी भी इस सारे मुशक्कत में उलझा हुआ है कि किस नेता को कितने टिकट देने चाहिए, किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आनी चाहिए, कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों के ऊपर 1 to 1 होगा, फिर सवाल वही उठता है जब 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया और उसमें से किसी भी सांसद की इतनी ताकत नहीं कि वह खड़े होकर के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला कर सके, यानी सीधा सवाल जवाब कर सके और मुद्दों के आश्रय यह कह सके कि भारत देश के भीतर में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे डिरेल हुई, यानी पटरी से उतर गई। इन सारी बातों का जिक्र करने की स्थिति में अगर वह ना आ पाए तो फिर उसको टिकट अगर दे भी दिया जाएगा तो जीतेगा कैसे। इन सारे सवाल का कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी जो मशक्कत कर रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को केवल एक दूसरे से जोड़ने की स्थिति में ला रही है, वो समुदाय विशेष जनता से जोड़ने की स्थिति में नहीं है। जबकि संकट कमोबेश समाज के भीतर हर समुदाय से, उनकी अपने न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं से, उनकी न्यूनतम जरूरतों के साथ इससे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश का और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तारतम्यता को लेकर के है जिसको इस समय में छवि गढ़ते गढ़ते धाराशाही कर दिया गया। तो क्या यह समझ लिया जाए कि इंडिया को यह अभी समझ नहीं आई कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे नहीं हारते लेकिन एक साक्षी मलिक या पुनिया से हार जाते हैं। इंडिया गठबंधन तमाम एकजुट हो जाए लेकिन हंसी ठहाके के ढोल भारतीय जनता पार्टी वाले बजाते रहते हैं, लेकिन जैसे किसानों एक मुक्त देश में होने लगते हैं तो फिर सरकार डामाडोल हो जाता है, इतना निर्णय उनको बदलना पड़ता है। क्या इंडिया ये बात भी नहीं समझ पा रहा है? उनको मुद्दे के आश्रय लोगों से जुड़ना होगा। सवाल नेताओं का नहीं है, सवाल उन कद्दावर नेताओं का भी नहीं है जिन्होंने पारंपरिक राजनीति कर करके एक लंबे समय तक सत्ता भोगी है और उसके बाद उनको कोई सीनियर कह दे इससे कुछ भी नहीं होगा। यह तो माना जाएगा कि सभी देखिए एकजुट हो गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टियां मान करके चलते हैं उनके अपने एक आंकड़े जो उनको अपने तौर पे एक अंदरूनी सर्वे कराते हैं। और ऐसा ये बात नहीं कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे जो सर्वे होते हैं उसके भीतर जो मुद्दे निकल के आते हैं वह कुछ जगह पर सीट भारतीय जनता पार्टी पाएगी कि नहीं पाएगी चर्चाएं शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से 30 से ज्यादा सीट कहां से मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में मौजूदा सियासी हालात में जिसमें अखिलेश यादव एक तरफ है, मायावती जी खामोश है यानी चुप हैं, कांग्रेस गठबंधन के तार स्तंभों में लगातार जद्दोजहद कर रही है जबकि उसका परसेंट ऑफ वोट काफी कम है। उसका मानना है कि वह 62 सीट से 72 सीट तक पहुंच जाएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। जिस स्थिति में इंडिया गठबंधन की राजनीति हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की इमेज बढ़ रही है और इस बढ़ी हुई इमेज में जब उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति के केंद्र में अयोध्या होगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चली होगी, तो उसके बाद तो फिर कम से कम 10 सीटों का इजाफा उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी का हो ही जाएगा क्योंकि बाकी राजनीतिक दल अपनी राजनीति को साधने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को सक्रिय कर
वो जनता उन लोगों के मुद्दे और लोगों के मुद्दों के साथ खुद को जोड़ पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। फिर कहेंगे 10 सीट उत्तर प्रदेश के, तो पश्चिम बंगाल के भीतर भी वो लगते हैं, कभी पिछली बार 18 सीट जीते थे, इस बार 2 सीट और अधिक जीत सकते हैं। बीजेपी को लगता है असम में 11 सीट जीते थे, वहां पर 2 सीट और जीत सकते हैं। पिछली बार 9 जीते थे, इस बार 11 जीत जाएंगे। उनको लगता है महाराष्ट्र में 23 सीट जीते थे, वह 4 सीट और बढ़ करके 27 सीट जीत सकते हैं इस बार। उसे लग रहा है कि आंध्र प्रदेश के भीतर उनको खाता खुल जाएगा, क्योंकि वहां पर वह वाईएसआर के साथ सियासी तौर पर खड़ी होगी और उससे जो 5 सीटें मिलेगी उसमें 2 सीट पे तो जीतता ही है। इतना ही नहीं, बिहार प्रदेश जैसे जहां राजनीतिक गठजोड़ बहुत ही जातीय तौर पर, वहां पर भी वह समझ के चल रहे कि राजनीति तौर पर नीतीश जब उसके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो नीतीश एक कंट्रास्ट के तौर पे साथ थे और वोटों का आदान प्रदान, नीतीश के वोट और भारतीय जनता पार्टी के वोट एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लेकिन अब इस दौर में तेजस्वी और नीतीश की वोट एक सरीखे है और एक साथ अगर कांग्रेस भी इनके साथ हो खड़ी, तो बहुत साफ तौर पे संदेश मैसेज का नहीं होगा, कांग्रेस का मैसेज नहीं होगा, मैसेज राहुल का नहीं होगा, मैसेज राहुल गांधी का, नीतीश का, लालू यादव का, ये सबका नहीं होगा। इस दौर में जो दागदार करने की जो परिस्थिति है वो काफी तेजी से आगे बढ़ी है। तेजस्वी को 5 तारीख को बुलाया गया, ईडी ने सम्मन दे दिया। लालू यादव को लेकर के वो लगातार किताब पुरानी खोलना चाहती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जब आमने सामने की परिस्थिति होगी तो जो वहां पर 40 सीटें हैं उसमें से करीब करीब 25 सीट जीत सकते हैं। तमिलनाडु तक में वो सोच रहे हैं कि अब दक्षिण का काशी अगर कह दिया तो जीत तो वहां भी मिल ही जाएगी। फिर राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे परिस्थितियों में क्या इंडिया गठबंधन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि कहां पर किस मुद्दे को चुनना है और किन मुद्दों के आश्रय सीधे सीधे सत्ता को आंच पहुंचती है, और उस आंच का असर सीधे सीधे एकमात्र छवि को पड़ता है, जिस वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कालखंड को जी रही है जिसके भीतर राजनीति का ओर छोर सिर्फ एक ही व्यक्ति की तस्वीर पे, छवि पे टिका हुआ है। उस व्यक्ति की छवि के आश्रय भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और डबल इंजन का कहना हो या फिर सिंगल तौर पे अपने गवर्नेंस का जिक्र बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, सब कुछ मिलाकर के सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में वसुंधरा, भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राज्य राजस्थान में लाभ पहुंचा देंगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लाभ पहुंचा देंगे शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल नहीं। येदियुरप्पा कर्नाटक के भीतर सक्रिय हो जाएंगे इस समय में और लाभ पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा भी नहीं। ये सारा का सारा खेल खुद एक ही छवि के इर्द गिर्द आसपास पूरी भारतीय जनता पार्टी को करना है। स्वयंसेवक को भी प्रचार प्रसार में अपने आप को खुद को झोंक देना है। नई परिस्थिति में जब ये भी सरकारी कर्मचारियों को भी झोंक दिया गया चुनाव प्रचार में, सैनिकों तक को भी इस देश के कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगा दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर के प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों तक को प्रचारक के तौर पर इस दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में झोंका जा चुका है। लेकिन फिर सबके सेंटर में कौन है? ना तो आरएसएस की विचारधारा है, ना भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कद्दावर नेताओं की कोई छवि या फिर उनका कोई कार्य हो जिनके जरिए बात को आगे कहा जा सके। गडकरी का जिक्र कहीं कहीं पे होता है कि देखिए इन्होंने सड़कें इस रूप में बनाई और लगातार एथेनॉल पे काम कर रहे हो। इससे हट करके आपको कोई भी मंत्री नहीं मिलेगा जिसके नाम को लेकर के कह सकते हैं कि उसके प्रदेश में वोटों को अपने साथ कर लिया जाए, वही नहीं मिलेगा। और एक ही व्यक्ति अगर इस समय में पूरे तरीके से उस राजनीति के केंद्र में आकर के खड़ा अगर हो गया, फिर एक सवाल सबसे बड़ा, 4 कदम जो चलना है इंडिया को, उससे पहले सबसे बड़ा कदम उस प्रधानमंत्री की उस छवि को लेकर के उठता है, जो छवि हर हाल में उन तमाम मुद्दों पर खड़ी है जिन मुद्दों का असर बहुत अच्छा लोगों के बीच नहीं है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की छवि उन्हीं मुद्दों को लेकर के गढ़ी गई कि देखिए 5 किलो अनाज यह देते हैं, पहले कोई नहीं देता, पहले इतनी गरीबी था क्या? इन बातों का क्या सवाल जिक्र किया जा सकता है? इस दौर में भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में
जिस इकोनॉमी का जिक्र प्रधानमंत्री करते कि हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसके पीछे का सच जो उसका लोगों को बता पाने की स्थिति में कोई आएगा? राहुल गांधी ने प्रयास किया, लेकिन एक ही झटके में वो क्यों पटरी को छोड़कर पहुंच गए जातीय जनगणना को लेकर के? ये किसी के चहन की बाहर की चीज है। ये परिस्थिति कहां से आके खड़ी हुई? फिर एक और बात कि जो भारत देश की सच्चाई है, जो हकीकत है, उस हकीकत के ऊपर रेड कारपेट डाल करके जो प्रधानमंत्री ने खुद को गढ़ा, तमाम मंत्रालयों के बजट के जरिए हो, इस भारत देश की तमाम पूंजी को लगा करके इस भारत देश के पत्रकार को भी अपने अनुकूल कर लिया, उस पॉइंट या उस नस को बताने की स्थिति में कौन आगे बढ़ेगा? और इसका सीधा सीधा असर जो है लोगों पे कैसे होता है, उससे खुद को जोड़ पाने की स्थिति में इंडिया गठबंधन कैसे आएगा? ये सारे सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ही 4 नामों का जिक्र किया और कहा यही 4 जातियां मैं जानता हूं। और संयोग तो ऐसा कि तीसरा और 4 जातियों से 4 जातियों का संकट मौजूदा समय में इस भारत देश के भीतर में पुरानी तमाम सरकारों से कहीं ज्यादा इस दौर में बड़ा हो चला है। यानी पुराने दौर के सरकारें में जो मुश्किल हालातें थी उससे भी ज्यादा इस बार इस समय प्रधानमंत्री के लिए जाति सबसे बड़ी जाति गरीब है। इस भारत देश के भीतर में गरीबों की स्थिति क्या है और उनको किस तरीके से लाभार्थी योजना से जोड़ करके उनकी अपनी जिंदगी को सरकार ने अपने वोट बैंक के साथ सम्मिलित कर लिया और वह आने वाले समय में किस तरीके से खुद को विकसित कर सके, पढ़ा पाए, अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, अपने परिवार को खड़ा कर पाए, इस तरीके से सटन गिरा हो। गरीबों की परिस्थिति इस भारत देश के भीतर में क्या हो गई है, इसको लेकर के भी अगर इंडिया गठबंधन न जोड़ पाए इस देश के गरीबों से, तो इससे बुरी सियासत कुछ हो नहीं सकती। ये दूसरी परिस्थिति महिलाओं की परिस्थिति, महिलाओं को लेकर के जो अपराध की प्रक्रिया है, जो महिला आरक्षण का शगुफा है, इस समय में जो महिलाओं को संसद तक पहुंचाने की जो स्थिति हो या फिर अलग अलग समुदाय विशेष से लेकर के खास तौर पर महिला पहलवानों तक पर अगर सरकार ने जो आंखें बंद की, उसको भी मुद्दा बना पाने की स्थिति में अगर इंडिया गठबंधन नहीं आता है। तीसरी जाति किसानों की होती है। किसानों को किसान सम्मान निधि के आश्रय यानी 6,000 रुपए साल भर के देकर यह समझ लेना कि वह हमारे वोट बैंक हो गए। इस दिशा में किसानों की हकीकत, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल और उनकी अपनी जो उत्पादन करने में जो खर्च होता है, उसके भीतर आई हुई महंगाई को भी इंडिया सवाल के तौर पे नहीं उठा। सवाल अगला युवाओं का होता है जिसके पास रोजगार नहीं होता है। रोजगार के मुश्किल हालातों में भी प्रधानमंत्री की चौथी जाति जो है ना, ये युवाओं के आसपास घूमता है और तमाम परिस्थिति जो इन सारी परिस्थितियों में वही सब प्रधानमंत्री की छवि को गढ़ने की शुरुआत करे। क्या है इंडिया गठबंधन भटक चुका है? क्या इंडिया गठबंधन अपने आप की राजनीति में उलझ गया है? सवाल इतना ही नहीं, सवाल है कि इस भारत देश के भीतर अगर राजनीतिक सियासी दल अगर इस तरीके से खोखलेपन और हवा में अगर घूम रहे हैं, तो जमीन पर अगर नहीं उतरेंगे तो इस भारत देश के भीतर में लोग ही, जनता ही अलग अलग मुद्दों के आश्रय सरकार को डिगाएगी, हिलाएगी। और ये संदेश किसान और पहलवान के जरिए तो निकल करके सामने आया, जिसने बहुत साफ तौर पे ये कह दिया कि इस छवि को गढ़ते समय भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पे कितना कमजोर किया जा चुका है, आरएसएस का महत्व कैसे खत्म हो चला है। इस देश में स्वदेशी का पाठ कोई मायने रखता नहीं है। इस देश के भीतर पश्चिमी पूंजी हर हाल में चाहिए और उसके जरिए अपनी छवि को इस भारत देश के सांस्कृतिक माहौल और मानवीय पहलुओं से जोड़ करके खुद को बड़ा करना है। और जो हालात भारत देश के भीतर है, उसमें कोई भी सीधा सा हमला उस छवि को लेकर के कर सकता है। बात सिर्फ समझ और हिम्मत चाहिए इसके लिए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।